अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी राशिद भाई, कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सुबह से क्लिनिक पे ही बैठे हैं, आज निकल नहीं पाया। अच्छा। तो हमने कहा कि चलो अब अभी ये फिनिश करके ही फिर निकलते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका। और बहुत कम लोग ये सब चीज ये बताते हैं। आदमी इस चीज को समझ भी नहीं पाता, इस सब का कितना अच्छा रोल होता है प्रिस्क्राइबिंग में। ये सब भी लोगों को नहीं पता है। तो हम पापा को जब बताया है कि पापा राशिद अंकल कॉज एंड इफेक्ट पे बोलेंगे, तो पापा ने बोला कि ये सब टॉपिक हुआ हम लोग का। ये सब बातें हुआ, इसमें कैसे प्रिस्क्राइबिंग होता है, इसमें कैसे आदमी समझता है कि कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। तो, तो लोग आ ही गए हैं, तो स्टार्ट। चलो शुरू करना है और भी कोई आ रहे हैं जी इसमें। जी जी। चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा अभी अभी आप सभी ने सुना कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, स्पेशली मोर टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, टुडे वी विल डिस्कस। And before we discuss this, just have a short survey of what is actually cause and effect phenomena and what is its importance outside the homeopathic world, and then we will utilize in specific to homeopathy in our practice. अगर हम बात कॉज की करें तो कॉज क्या है? कॉज को कॉज भी कहते हैं, कॉज को रीजन भी कहते हैं, कॉज को कारण कह लीजिए, कॉज को मोटिव कह लीजिए। सो वट एवर नेम वी यूटिलाइज फॉर द कॉज, अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट में पीछे फ्लैक्स में जाएं हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में, then we find that the whole history is divided into three major components: dark ages, renaissance period और modern ages. और इस तीनों में with so many other aspects of differences, अगर एक मेजर एस्पेक्ट को देखा जाए जिसने पैराडिगम शिफ्ट लाया है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में और हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में, उस पैराडिगम शिफ्ट में अगर हम एक कोर थिंग्स को पॉइंट आउट करने की कोशिश करें कि इस पूरे चेंज का रीजन कहां पे बेस्ड है, and especially in relation to the history of medicine part, then we will find that either in dark ages or in renaissance period or in modern ages, the major shift, the core, the center of gravity of these paradigm shift is in the understanding of cause, is the realization of cause, is the correlation of cause and effect, what we call a phenomena. अगर हम डार्क एजेस की बात करें तो हम डार्क एजेस को हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के कंसिडरेशन में बात करें तो डार्क एजेस को डार्क एजेस क्यों कहते हैं? बिकॉज एवरीथिंग वाज सुपरस्टिशियस। सारा कॉज ही एक ऐसा अंधविश्वास के फिनोमेना पे हम ऑब्जर्व करके रख रहे थे जिसका कोई रियलिस्टिक, जिसका कोई रियलाइजेशन नहीं था, और वो सब एक अंधविश्वास के ऊपर चल रहा था कि गुड फोर्सेस एंड एविल फोर्सेस। गुड फोर्सेस को आप फॉलो कर रहे हैं तो यू आर इन अ गुड स्टेट, इन अ गुड सिचुएशन। एविल फोर्सेस को फॉलो कीजिएगा देन यू विल हैव दिस टाइप कॉम्प्लिकेशन। गुड फोर्सेस ने अगर आपको पनिशमेंट देना हुआ देन ये कॉज आया। ये सारा जो भी सिचुएशन था, इट इज अ पार्ट ऑफ डार्क एजेस। इंपॉर्टेंट रीजन कॉज, बाद में डिसाइड करेंगे ट्रू कॉज, फॉल्स कॉज, वट एवर। आ जाइए उसके बाद कहां से आते हैं, एक मेजर शिफ्ट हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में, दैट इज कॉल्ड रिनाइसेंस पीरियड। द पीरियड which started seeing things with realization of certain existing causes.
फिर कॉज एंड इफेक्ट की बात हुई। अब क्या हुआ, सुपरस्टिशन से हट गए, आसपास कॉज को देखने लगे। परफेक्ट है, सही है या गलत है अभी भी नहीं पता, बट एक शिफ्ट से हो गए, एक चेंज आ गया कि हाँ ये जो अभी तक फॉलो कर रहे थे ये गलत था। और फिर एक पीरियड में आए, रेनेसेंस पीरियड में आए, डिफरेंट डेवलपमेंट, डिफरेंट आनन फिलोसफी एंड अरिस्टो, उसके भी पहले की बात करें, डिफरेंट फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन, एवरीवन वाज ट्राइंग टू गिव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग। एक लंबा पीरियड चला। फिर उस रेनेसेंस पीरियड के बाद जब मॉडर्न पीरियड का डेवलपमेंट हुआ, तो क्या था, रेनेसेंस पीरियड में कॉज एंड इफेक्ट रिलेट कर रहे थे। इफेक्ट तो इफेक्ट हो रहा था, दिख रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, फील हो रहा है, बट कॉज तक हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा था उस टाइम पे। उस टाइम भी कॉज के ऊपर डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस था, अंडरस्टैंडिंग था, हाइपोथेटिकल कह लीजिए या एक इंक्विजिटिवनेस कह लीजिए, या फिर उनका एक स्पेशल सेंस ऑफ परसेप्शन कह लीजिए, जो उसको बैकफ्लो में जाके परसीव करने की कोशिश कर रहे थे। उसी का देन है कि जब हम आप इवन अभी आप जैसे हम एक वर्ड जस्ट थोड़ा सा रिविट कर रहे हैं कि अभी हम जैसे करें ना, मैथमेटिक थ्योरी हनीमैन ने दिया। हनीमैन से भी बहुत पहले, इवन बिफोर द बर्थ ऑफ हनीमैन, 16th सेंचुरी में मैथमेटिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में। और मैथमेटिक थ्योरी, ह्यूमरल थ्योरी, ये उस टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है 16th सेंचुरी में। फर्क क्या था, उस टाइम भी उन लोगों ने कॉज को समझ लिया था कि यहां से है, बट क्या है, they were unable to identify it, they are unable to see it, they were unable to touch it, unable to taste it, but they were able to perceive the experience of that। और यही रीजन है कि उसने ऐसे फिनोमेना को, जो ऐसे कारण से हो रहा है, जो हो रहा है ये तो एस्टेब्लिश हो गया, इस वजह से हो रहा है ये भी एस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन उसको हम न देख पा रहे हैं, ना अपने किसी भी सेंसेस के थ्रू आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो उन्होंने उसको एक नाम दे दिया, मैथमेटिक थ्योरी ऑफ कॉज डिजीज। और ये तब से एग्जिस्टेंस चला रहा है। बाद में हनीमैन का जो मैथमेटिक कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल अलग है, वो अलग है। वो मैथमेटिक थ्योरी तब तक चला आ रहा था जब तक के पास्चर का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ इस मेडिसिन में। और वहां के बाद कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी, वहां के बाद कॉक्स पोस्टुलेट का एस्टेब्लिशमेंट, और वो हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में ये फिर एरिया की बात कर रहे हैं। सो डार्क एजेस से रेनेसेंस एज, जहां पे हम ये सब मैथमेटिक थ्योरी की बात करें, एस्टेब्लिशमेंट, रियलाइजेशन, आसपास से हमने देखना शुरू किया। मॉडर्न एज वहां पे आ गया जब हम कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी एस्टेब्लिश करने लगे डिजीजेस में, जब हम पास्चर के इफेक्ट को यूटिलाइज करने लगे, जब हम कॉक्स पोस्टुलेट को एस्टेब्लिश करने लगे कि हाँ ये माइक्रोबैक्टीरियम है, इसको इनोकुलेट करो, ये ट्यूबरक्लोसिस करेगा, ट्यूबरक्लोसिस में से निकालो, इसको कल्चर करो, फिर इनोकुलेट करो, फिर ट्यूबरक्लोसिस प्रोड्यूस करेगा। तो हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में भी अगर हम इन चीजों को देखें तो जो डेवलपमेंट चेंज आया वो कहां से आया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉज। कितना इंपॉर्टेंट चेंज लेके आया है एक एरा के अंदर, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज, रियलाइजेशन ऑफ कॉज। एक छोटा सा यहाँ पे एक सब अलग से एक मतलब कोरिकुलर वे में एक छोटा सा एक एग्जांपल देने जा रहे हैं, एक तो जस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉज। एक कोर्ट ऑफ लॉ में देखो, एक केस चल रहा है, एक मर्डर हो गया, किसी को किसी ने मार दिया, बिल्कुल ओपन एंड शट केस है कि ये सारे विटनेस भी हैं, ये हुआ है, ये मरेगा। अब लॉयर का जो स्मार्टनेस है वो क्या है, वो उस केस को विक्टिमाइज भी कर सकता है, वो उस केस को पनिशमेंट भी दिला रहा है, या उस केस को बचाएगा भी। बचाने के लिए ओपन एंड शट केस है, क्या रीजन उसके पास, सिर्फ एक है कि वो कॉज को अगर
डिफरेंट वे में एक्सप्लेन कर दे। मर्डर तो हुआ, कॉज तो पास्ट हो गया, पीछे चला गया। अब वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, सजा अलग हो जाएगी। वो एक रिफ्लेक्स ऑफ एंगर में आया हुआ किया हुआ एक इंसिडेंस था, सजा अलग हो जाएगी। वो एक सेल्फ डिफेंस में किया हुआ एक्ट है, सजा बिल्कुल अलग हो जाएगी। मर्डर हुआ था, सारा एक्सप्लेनेशन, सारा इफेक्ट का जो कॉन्सिक्वेंस है वो सिर्फ एक कॉज के डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यही चीज बाकी बहुत सारे चीजों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और जब तक हम किसी भी चीज को फिक्स करने के लिए, किसी भी चीज को पॉइंट टू पॉइंट फिक्स कर दे कि अब इसके ऊपर कोई चीज चेंज नहीं किया जा सकता, हमको इफेक्ट और उसके साथ कॉज दोनों को फिक्स करना पड़ेगा। ये इफेक्ट और कॉज जब तक दोनों फिक्स नहीं होगा, तब तक हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है इसके ऊपर वो हमेशा वेरिएबल रहेगा। ये इसलिए बता रहे हैं कि यही वजह होता है कि बहुत सारे टाइम पे, कल जैसे माविया भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन सर से पूछ रहे थे कि हाउ टू सिट ऑन द रेमेडी, ये अगर हम अपने क्लिनिक में कॉज एंड इफेक्ट दोनों को फिक्स नहीं करके रखते, सिट ऑन द रेमेडी हो ही नहीं सकता। इफेक्ट तो आ गया, रेमेडी में हम एक्स दे रहे हैं, अच्छा ये शायद इसमें ये वजह होगा, बी ये नहीं शायद ये वाला वजह रहा होगा, सी ये वाला, ये फिक्सिटी हुई नहीं, वेरिएबल का चांस बढ़ता ही रहेगा, बनता ही रहेगा। सो फिर कमिंग टू द पॉइंट कि एक इंपॉर्टेंस था हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में, हमने इसका एक फ्लो देखा। अब वहां के बाद आते हैं कॉज एंड इफेक्ट को। उस टाइम पे भी जब रिनाइसेंस पीरियड खत्म होने वाला है और मॉडर्न पीरियड शुरू होने वाला है, वहां से कॉज एंड इफेक्ट को लेके एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में। एक बहुत बड़ा फाइट कहना ठीक नहीं है, बट एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, जिसमें सो मेनी टाइम्स हम लोगों ने सर के साथ भी देखा है। सर ने एक्सप्लेन करते हुए, सर ने बहुत सारे हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन को उस टाइम पे हम लोगों को एक्सप्लेन किया और एक्सपोज किया था हम लोगों के सामने। द डिस्कशन बिटवीन बर्नार्ड एंड डिस्कशन बिटवीन पास्चर। और जब पास्चर एक लीनियर कॉज की बात कर रहा था कि ये बैक्टीरिया, ये इफेक्ट, ये बैक्टीरिया, ये इफेक्ट, क्लॉट कह रहा था नहीं, सॉइल फिर इफेक्ट, सॉइल फिर इफेक्ट। एक फिक्स था बैक्टीरिया पे, एक फिक्स था सॉइल पे। बाद में जाके ये भी एविडेंस है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में कि एट द बेड टाइम ऑफ जस्ट बिफोर डेथ एंड एट ड्यूरिंग डेथ बेड, पास्चर एक्सेप्टेड दैट आई वाज रॉन्ग, बर्नार्ड वाज राइट। बट यहाँ पे क्या है, आई वाज रॉन्ग, बर्नार्ड वाज राइट। अब इसको नाइदर बर्नार्ड नॉर पास्चर वाज 100% राइट। ये बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। हम कहेंगे कि बोथ वेर राइट। सॉइल भी चाहिए, ये ट्रिगरिंग कॉज भी चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है एक इफेक्ट को फुलफिलमेंट के होने के लिए। सॉइल रेडी है, हम जब कहते हैं ना कि ससेप्टेबल है हम, ठीक है, बट अगर लाइफ में कभी हमको एक्सपोजर ही नहीं हुआ उस तरह से नॉक्सियस एजेंट का, तो क्या बीमार हो रहे हैं वहां पे? अगर हम एक फैक्टर को रिलेट कर दे, अगर हम बैक्टीरियोलॉजी को एक एडवांस, हम थोड़ा सा अभी स्टुअर्ट क्लोज से हम हट के बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बीमार ससेप्टेबिलिटी है, लेकिन अब एक ट्रिगरिंग, एक एक्साइटेशन चाहिए, तभी तो जाके वो डेवलपमेंट होगा। नहीं तो हो सकता है हम ससेप्टिबली लाइफ लॉन्ग रहे और मर जाए, हम कभी बीमार ना पड़े। तो इन एनी फॉर्म एक सॉइल के साथ साथ ये भी चाहिए। और दूसरी बात, सिर्फ ये है सॉइल नहीं है तो इसे लाख हो जाए। पास्चर और बर्नार्ड के ही फेवर के डिस्कशन के बीच में कॉफनी कॉर, एक और, ही वाज द स्टूडेंट ऑफ और फॉलोअर ऑफ बर्नार्ड, उसने ओपन साइंटिफिक डिस्कशन में एक ग्लास कॉलेरा वायरस का पी लिया था, जस्ट टू शो दैट germs is nothing but the soil is everything, मतलब बर्नार्ड के फेवर में। एंड ही
had not suffered from severe cholera. माइनर सिम्टम्स के साथ वो ठीक हो गया, और वो इस बात को जस्टिफाई कर रहा था कि सॉइल इज इंपॉर्टेंट, नॉट कॉज। बट दिक्कत ये थी कि दोनों ही, सिर्फ हम सही है इस बात का एक्सप्लेनेशन चल रहा था, सिर्फ मैं सही हूं को छोड़ के अगर हम दोनों सही हैं ये यूटिलाइज हो जाता तो हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट उस टाइम ही मिल गया होता, जो कि बहुत बाद में रियलाइजेशन हुआ। इस चीज को एक छोटा सा एग्जांपल देंगे। सर ने हम लोग को एक बहुत पहले एक किताब बताया था, हम लोगों ने उसको पढ़ा और बाद में दिल्ली में बहुत हम लोगों ने उसको बहुत एक दूसरे के साथ शेयर भी किया। एलेक्सिस कैरल की किताब है मैन द अननोन। जो लोग बुक रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको जरूर कहेंगे कि वो किताब जरूर पढ़ना, मैन द अननोन। खैर, इसकी एक एग्जांपल है उसमें कि वही रिगार्डिंग कहते हैं कि एक अंधों वाली बस्ती थी, उसमें कहीं से एक हाथी आया, वो एक किसी अंधेरे रूम में रखा हुआ था विथ डिफरेंट गेट्स। अब उस बस्ती में हर इलाके से उसका अपना अपना एक प्रधान गया कि आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चीज है। कोई गया, उसने हाथी का सिर्फ टेल देखा, मतलब देखा क्या, टेल पकड़ा, महसूस किया और चलाया। कोई गया और हाथी का सिर्फ पैर पकड़ा, उसको फील किया, देख तो सक नहीं रहा था, और वो चलाया। कोई गया और हाथी का सूंड पकड़ा, उसके हाथ में मिला और वो चलाया। सब अपने अपने बस्ती में आके अपने अकॉर्डिंगली हाथी को डिस्क्राइब कर रहा था कि हाथी क्या है, वो एक ऐसे पाइप जैसा है, बीच में झरना लगा हुआ, टेल डिस्क्राइब कर लिया। कोई बोला पिलर जैसा है, ऐसा ऐसा है। कोई बोला सूंड जैसा है, पाइप जैसा है। एंड एवरीवेयर क्लियर दैट आई नो द एलिफेंट कंप्लीटली। बट एक्चुअली कोई भी कंप्लीट नहीं था, लेकिन कोई गलत भी नहीं था। तो ये कंप्लीशन, ये होना। खैर, वापस आ जाते हैं इस कंप्लीशन में। इसीलिए वजह से है कि रिनाइसेंस पीरियड के एंड में, एनलाइटमेंट के शुरू होते हुए, सॉरी, मॉडर्न पीरियड के शुरू होते ही ये एक डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा था। ये इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अब देखो कॉज एंड इफेक्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, that is the factor that is being still going on in development phase, that is whether what I am considering the cause is enough, is complete, or again there are so many things to explore in this part. और यहाँ पे एक चीज का कंसिडरेशन होता है जिसको हम कहते हैं लीनियर कॉज। एक पॉइंट से दो पॉइंट एक बार में मिला दो। यहां पे एक एस्टैब्लिश होता है नॉन लीनियर कॉज। पैरेलल, हम कॉन्कोमिटेंस की बात कर रहे हैं। लीनियर नॉन लीनियर के बाद यहां पे भी एक एस्टैब्लिशमेंट होता है, आइदर यू आर कंसिडरिंग कॉज इन वन डायमेंशन, इन टू डायमेंशन, इन थ्री डायमेंशन, इन फोर डायमेंशन। सिर्फ अगर हम एक डायमेंशन और दो डायमेंशन की बात करें तो यहां भी कॉज, हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज अधूरा रह जाएगा। ये एक वजह है, हम लोग अपने ऑर्गेनल में अपने ऐसे चारों तरफ एक बहुत चीज को पढ़ते हैं रिगार्डिंग एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस इन रिलेशन टू द पेशेंट। एक चीज कहना चाहेंगे कि एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस इज नॉट ओनली फॉर द पर्सन और पेशेंट, accessory circumstances is for the cause also. A cause is also having its own accessory circumstances, और जिसका इन्फ्लुएंस फिर बहुत डिफरेंट होता है। कॉज वही है, अगर उसका एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होता चला जा रहा है। एक राइटर का नाम अभी जस्ट दिमाग से निकल रहा है, थॉमस मैकलुइड, आई थिंक सर से करेक्ट करेंगे अगर सर सुन रहे तो। सर ने किताब बताई थी, उसमें उस टाइम पे उसने बताया था, स्पेशली आज के दौर पे भी बहुत सारे जगहों पे एस्टेब्लिश होगा, कि इन्फ्लुएंस ऑफ दिस लिविंग कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, द सो कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम आज कह रहे हैं,
कि क्यों ऐसा होता है कि एक टाइम पे जब कोई एपिडेमिक आ रहा है तो उसकी विरुलेंस, उसका स्ट्रेंथ, उसका इंपैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन वही स्ट्रेंथ थ्रू आउट क्यों नहीं रहता? उसका स्ट्रेंथ चेंज होता रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वही है। आज हम कह रहे हैं कि डिफरेंट म्यूटेशंस हो रहे हैं, ये फॉर्म में आ रहा है, वो फॉर्म में आ रहा है, तो जो म्यूटेट होके आ रहा है, जब फलाना आ रहा है, अब वो भी फिर वो परसिस्टेंस और स्ट्रेंथ में क्यों नहीं है? एक ही जैसा इंपैक्ट के साथ पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन को क्यों नहीं खराब करता हुआ चला जा रहा है? उसका भी एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस है, उसके अकॉर्डिंग भी उसके अंदर चेंजेस आ रहा है। मैक्लोइड के उस किताब में, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, अगर उसमें देखोगे वहां पे आप अंडरस्टैंडिंग है कि उसका एक पावर, उसका एक स्ट्रेंथ, उसकी एक विरुलेंस एक टाइम पे एक अलग होती है, बहुत ट्रिगरिंग, फिर वो खुद अपने आप को चेंज करता हुआ चला जाता है। आप फर्स्ट वेव की हम बात करें, जस्ट छोटा सा एक अलग साइज है, इसको अदर से नहीं लेते हम। फर्स्ट वेव कोविड की बात करें, फेज आया बहुत, तब तो ट्रीटमेंट भी परफेक्ट नहीं हो रहा था, अदर वेज में वैक्सीनेशन भी नहीं निकला था, लेकिन फर्स्ट वेव डिक्लाइन किया कि नहीं किया? और वैक्सीनेशन निकलने से बहुत पहले डिक्लाइन किया था। हम अगर ये कहें कि वैक्सीनेशन की वजह से डिक्लाइन किया है तो ये बात सही नहीं है। और ये अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मत मानो, फिर एक सजेस्ट करेंगे एक किताब, और वो सर का ही दिया हुआ है किताब है, अनफॉर्चुनेटली हम राइटर भूल रहे हैं, बट किताब का नाम सर्च करना, किताब का नाम है हु इज योर डॉक्टर एंड व्हाई। बहुत पहले जब हम सेकेंड थर्ड ईयर में थे तो सर ने उस किताब को दिया था, हमने उस जेरोक्स करा के मेरे पास रखी हुई है, हु इज योर डॉक्टर एंड व्हाई। और उसमें वो जो राइटर है ये कोई होम्योपैथ नहीं है, ये राइटर एक एलोपैथिक सर्जन है, और उसने एस्टेब्लिश किया था बहुत सारे चीजों को लेके। और उसमें एक चैप्टर है जिसमें जब वो एपिडेमिक की बात करता है, स्पेशली स्मॉल पॉक्स की बात कर रहा था, वहां पे वो कह रहा था कि राइज एंड फॉल ऑफ स्मॉल पॉक्स उसके वैक्सीन के डेवलप होने से बहुत पहले अपना फिनोमेना करके चला गया था। उसने तो वो भी कहा उसने कि जितने लोग स्मॉल पॉक्स से नहीं मरे थे, उससे ज्यादा लोग स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन से बाद में नुकसान हुए। और ये हम नहीं करे, आज भी ये किताब अवेलेबल है, आप हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में जाके इसको सर्च कीजिए। ऑथर हम भूल रहे हैं, अगर बोलोगे तो बाद में दिखा देंगे, मेरे घर पे किताब रखी हुई है। किताब का नाम है हु इज योर डॉक्टर एंड व्हाई, रिटन बाय एन एलोपैथिक सर्जन। सो ये एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस कॉज का भी है, उसको भी अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी होता है। जब हम अभी आज में डिस्कस करेंगे एफोरिज्म नंबर 5 में क्यों हनीमैन ने कहा particulars of most probable exciting cause, तो इसको थोड़ा सा बताएंगे। सिर्फ कह देता कॉज, सिर्फ कह देता एक्साइटिंग कॉज, पार्टिकुलर्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल, सिर्फ प्रोबेबल भी नहीं, मोस्ट प्रोबेबल, सिर्फ मोस्ट प्रोबेबल ही नहीं, पार्टिकुलर्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल। देखो कितना प्रिसाइज होके आ रहा है, वहां पे प्रिसाइज भी हो रहा है और प्रोबेबिलिटी भी दिखा रहा है। सो ये वन डायमेंशन की बात कर रहे थे हम लोग, वहां पे पीछे आएंगे। वन डायमेंशन, लीनियर कॉज, लेटरल कॉज, नॉन लीनियर कॉज। इसके आगे फिर आता है दैट इज कॉल्ड डायमेंशंस का कंसिडरेशन, यूनिडायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। इस यूनिडायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल के लिए हम सजेस्ट करेंगे फिर कि आप जो लोग भी अगेन इंटरेस्ट रखते हैं वो बहुत अच्छे से जरूर पढ़ें फ्रिट्ज ऑफ कैप्रा को। फ्रिट्ज ऑफ कैप्रा का इस सेंस के लिए 2 किताब आपको सजेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो पढ़ना इस टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड वेब ऑफ लाइफ। बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। सोचो एक इकोलॉजिस्ट किताब लिख रहा है और आपको लगेगा जैसे कोई होम्योपैथिक फिलोसफी लिख रहा है। उसके बाद उसी फ्रिट्ज ऑफ कैप्रा की एक दूसरी किताब है दैट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। उस टर्निंग पॉइंट में सजेस्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 होलिज्म पढ़ना। और अगेन आपको लगेगा कि देखो सारी बात होम्योपैथी की कह रहा है, ये एक एडिशंस है आपके केंट, स्टुअर्ट और रॉबर्ट के फिलोसफी के बाद इसको भी ऐड करो। और वो आपको कैसे इस होलिज्म के अंडरस्टैंडिंग को वहां से आपको दिखा रहा है।
सो कहने का मतलब है कि अब अगर जब हम कॉज को रियलाइज भी कर लेते हैं तो कॉज का अंडरस्टैंडिंग विथ इट्स होल एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस, अब हम यहाँ पे मल्टी यूनिलैटरल डायमेंशन सबको हटा के अगर सिर्फ वर्ड यूज कर दें एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस, तो ये एवर एप्लीकेबल हो जाएगा। ये इसके बाद भी और डायमेंशन इंक्रीज करेंगे तब भी इस वर्ड का एप्लीकेशन होगा। एंड दिस इज वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ हनीमैन्स वर्ड, जब हनीमैन ने इसको यूटिलाइज करने के लिए दिया। आज भी हम जब एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस पढ़ते हैं किसी इंडिविजुअल के रोल में, उसके हेल्थ और डिजीज में, तो जितना साइंस में फर्दर डेवलपमेंट होगा मल्टी डायमेंशनल एक्सेप्टेंस का, एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस को बदलने की जरूरत नहीं होगा। वो सारा उसमें डायमेंशन ऑलरेडी जितना होगा वो खुद ब खुद उसमें खुद फिट हो जाएगा, आके बैठ जाएगा। सो इफ वी अंडरस्टैंड cause and effect in multiple dimensions, or better you to say with its accessory circumstances, then it will be very important and useful for us for our further elaboration in clinical practice. थोड़ा सा ये जो हिस्ट्री और फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड देने के बाद अब अगर हम प्रैक्टिकली आ जाए होम्योपैथिक में अपने प्रैक्टिकल यूटिलिटी के काम में, तो देखो इन प्रैक्टिस व्हाट वी आर गेटिंग। हनीमैन के बात को अगर हम अभी पहले शुरू करते हैं, थोड़ा सा कंसिडर करते हैं, देखोगे हनीमैन का इंट्रोडक्शन उठा के देखो, जो हनीमैन का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है पैराग्राफ नंबर 5 में आपको मिलेगा, और जो जेम्स क्रॉस का इंट्रोडक्शन है वहां देखो, वहां भी मिलेगा। एक वर्ड लिखा हुआ है टॉलीकॉसम, और फिर जेम्स क्रॉस ने उसको और भी एक्सप्लेन करके लिखा सिसेट इफेक्टस सिसेट कॉजा। अब इंट्रोडक्शन में जो पैराग्राफ नंबर 5 में हनीमैन के इंट्रोडक्शन में जो लिखा हुआ है टॉलीकॉसम, वहां पे हनीमैन क्या कह रहा है? टॉलीकॉसम मतलब क्या होता है? रिमूव द कॉज, कॉज को हटाओ। अब वहां पे हनीमैन क्या कह रहा है? कॉज को क्रिटिसाइज कर रहा है। बताएंगे फिर, जिसको अगर आधा सुनेंगे कोई भी तो परसेप्शन गलत होगा। सही, हाँ। कॉज को हटाओ मतलब कॉज को नेग्लेक्ट कर रहा है, कह रहा है कॉज से नहीं है, सिसेट इफेक्टस सिसेट कॉजा। अगर इफेक्ट हट जाएगा तो कॉज खुद ब खुद अपनी एंटिटी खो देगा। मतलब कॉज को कह रहा है इसको क्यों कर रहे हो, ये फॉरगेट इट, रिमूव इट, इसको हटाने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब कॉज को वहां पे वो नजरअंदाज कर रहा है। क्या कह रहा है कि इफेक्ट को हटाओ तो कॉज हट जाएगा। क्या हम इससे ये समझे कि हनीमैन वाज नेग्लिजेंट रिगार्डिंग कॉज? और अगर ये समझते हैं तो बहुत गलत समझेंगे। हनीमैन वाज नॉट नेग्लिजेंट रिगार्डिंग कॉज, बल्कि आप उस टाइम भी और उसके पहले का भी राइटिंग्स उठा के देखिए, लेसर राइटिंग्स में फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ चैप्टर उठा के देखिए, और तब समझ में आ जाएगा कि इवन मच बिफोर दिस हनीमैन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉज का अंडरस्टैंडिंग रख रहा था वो। उसके बावजूद भी इतने बाद में उसको वो क्यों कह रहा है कि इसको छोड़ो? When he denies टॉलीकॉसम, it doesn't mean he is negligent of टॉलीकॉसम. He doesn't having any intention to give any less importance to the cause. अगर ये लेस इंपॉर्टेंट होता तो एफरोजन नंबर 5 में जब सबसे पहले कह रहा है कि वो केस को समझने जा रहे हो, केस टेकिंग करने जा रहे हो, केस परसीविंग करने जा रहे हो, तो सबसे पहले वो कहता है यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर is the particulars of most probable exciting cause. And the most significant point in the whole history of a chronic case for finding out the fundamental cause. मतलब either acute disease हो या chronic disease हो, सबसे पहले क्या कह रहा है? Cause को देखो। तो वहां ऐसा क्यों कह रहा था कि cause को छोड़ दो, इसको हटाओ? There is no need to invest your time or waste your time, better you can say, to just trying to remove the cause.
इसको समझने के लिए फिर एक चीज है जिसका समझ बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम अभी आपको हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में 3 फेजेस बता रहे थे, डार्क एजेस, रेनाइसेंस एंड मॉडर्न एज, यहाँ भी समझना होगा जब हनीमैन उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये चीज कह रहा था, जब वो इस्टेब्लिश कर रहा था, तो उस वक्त भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट चल रहा था इन द एरा ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। और वो फाइट था with the so-called system of medicine, the so-called their conventional system of medicine with homeopathic system of medicine, और उसका जड़ भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज ही था। वो क्या था? एक मेटेरियलिज्म था, एक डायनामिज्म था। उस टाइम जो वर्ल्ड में मेडिसिन में जो चल रहा था वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटेरियलिज्म था, मेटेरियलिस्टिक कॉज था, जिसके अगेंस्ट हनीमैन एक डायनामिज्म ला रहा था। जो बेटर, जो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है, जो एक पैराडिग्म शिफ्ट है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में होम्योपैथी के आने की वजह से, वो है डायनामिज्म। इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायनामिज्म। एलोपैथी होम्योपैथी में जो सबसे मेजर डाइवर्शन हुआ है वो यही हुआ है, मेटेरियलिज्म वर्सेस डायनामिज्म। वो पूरा मेटेरियलिज्म पे था, चल रहा था, और उसके अगेंस्ट डायनामिज्म पे हनीमैन इसको लेके आ रहा था। दैट मींस जब हनीमैन टॉली कॉसन को क्रिटिसाइज कर रहा था, उस वक्त वो कॉज क्या था? वो मेटेरियलिज्म का कॉज था। जब एफरोजम नंबर 5 पे हनीमैन कॉज को लेने की बात कर रहा है, तो वो क्या है? ये डायनामिज्म का कॉज है। दैट्स वाई वहां पे हनीमैन के, जब हनीमैन टॉली कॉसन में इस चीज को डिनाई कर रहा था कि कॉज के ऊपर जल्दी टाइम मत दो, उसको हटाने की जरूरत नहीं है, वो इस वजह से कह रहा था कि वो उस वक्त उस वर्ल्ड को ये डायरेक्ट अपोज करने के बजाय कि तुम गलत चीज को, गलत कॉज को ढूंढ रहे हो, उसको बोला कॉज को छोड़ दो, इफेक्ट को हटाने की कोशिश करो। इफेक्ट को कैसे हटाओगे? जब इसको अगर हटाने जाओगे तो आप खुद ब खुद यहाँ चले आओगे, जिसका बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा अगर आप प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन का मिडिल पैराग्राफ पढ़ोगे, जहां पे हनीमैन कहता है कि जैसे जैसे हम सच्चाई के रास्ते पे चलते चले गए, वैसे वैसे हम ओल्ड एडिफिस ऑफ दिस मेटेरियलिज्म से दूर होते चले गए। ये वही है, जैसे जैसे आप सच्चाई और रेशनलिज्म की तरफ चलते चले जाइएगा, आप मेटेरियलिस्टिक कॉज से दूर होते चले जाइएगा। आपका अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद वहां से यहाँ चला आएगा। आप एक बार अगर सच्चाई से इसको समझने के लिए उतरिएगा, तो चाहे आप जितने बड़े भी होम्योपैथी के दुश्मन हो, अगर सच्चाई से दुश्मनी निभाएंगे तो आप फिर एक बार कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग बनिएगा और होम्योपैथ हो जाइएगा। नीड है कि दुश्मनी भी सच्चाई से करो, अपोजिशन भी परफेक्शन के साथ करो। तो एक एरा जब हम ऑर्गेनल में पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन में और डिफरेंट पार्ट्स में, जब टॉली कॉसम और सिसेट इफेक्टर, सिसेट कॉजा, तो ये बात बच्चों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जब वो कॉज को क्रिटिसाइज कर रहा है, जब वो इफेक्ट को सिर्फ हटाने की बात कर रहा है, दैट मीन्स वो फेनोमेना के अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेनोमेना के पार्शियल अंडरस्टैंडिंग या इमेज पे नहीं है। वो सिर्फ इफेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहा है, ऐसा नहीं है। वो समझ रहा है इस बात को कि जिसको कॉज समझ रहे हो वो एक्चुअली कॉज नहीं है। दिस इज योर इमेजिनेशन, दिस इज योर थ्योरेटिकल मेडिसिन कॉन्सेप्ट। और तभी वहां पे वो टॉली कॉसम और सिसेट इफेक्टर, सिसेट कॉजा की बात कर रहा है। दैट इज वन पार्ट। अब अगर हम फिर शॉर्ट में इधर आ जाएं, बिकॉज अच्छा, जिन लोगों को ज्यादा फिलोसॉफिकल या थ्योरी लगे आप कमेंट कर सकते हो, तो हम फिलोसॉफी से थोड़ा सा हट जाएंगे, क्योंकि क्या करें, ऑर्गेनन वाले हैं ना, बीमारी होती है फिलोसॉफी में भटक जाने की। सो अब अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग के बाद यहाँ आए, प्रैक्टिकली इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस व्हाट वी गेट, यहाँ पे हमको सबसे पहले इस चीज को समझना चाहिए कि जब हमको कोई एक चीज मिल रहा है, अब प्रैक्टिकली हम कॉज एंड इफेक्ट को कैसे सेपरेट करें, कैसे अंडरस्टैंड करें और कैसे यूटिलाइज करें। इसके लिए सबसे पहला चीज जो है जिसको हमको जानना जरूरी है,
क्या कोई लिख रहा है क्या कुछ? हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू करने सब बोल रहा अच्छा, सो पहला चीज जो अंडरस्टैंड करने का है, जो जरूरी है, वो है कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर द कॉज इज मेटेरियलिस्टिक, नॉन डायनामिक और डायनामिक। अगर नॉन डायनामिक है देन मैनेजमेंट नॉट मेडिसिन। नॉन डायनामिक है है। मैनेजमेंट, मेडिसिन नहीं। डायनामिक आएगा फिर बात करेंगे, हम मेडिसिन दें कि फिर और मैनेजमेंट अभी और कंटिन्यू करें। बट अगर डायनामिक है, सॉरी नॉन डायनामिक है, मेटेरियलिज्म है, पहले मैनेजमेंट करो। यहाँ पे फिर थोड़ा सा एक छोटा सा एक यू कैन से शॉर्ट ब्रेक आपको हम दे रहे हैं। हमने बहुत सारे जगहों पे देखा है, अक्सर जस्ट नॉट नेमिंग एनीवेयर एनीथिंग, जब वाइवा लेने जा रहे हैं या इवन बहुत जगहों पे एग्जाम में, तो एक बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिला। आई एम वेरी पेनफुल फॉर दैट कि हम लोगों ने हनीमैन के एक एफरिज्म को कितना रॉन्ग इंटरप्रेट करके उसको एक बड़ा सा एक जो बोलते हैं ना सो कॉल्ड एडिफिस बना रखा है। एफरिज्म नंबर 67 का फुटनोट, जिसके पास ऑर्गेना ने अभी भी निकाल के देख ले, एक बार मेरी बात को जस्टिफाई करो। वहां पे हनीमैन ने कभी नहीं कहा, माय डियर इसको कभी गलत मत समझो कि हनीमैन ने कहा यूजफुलनेस ऑफ एंटीपैथी। बड़ी बड़ी फुटनोट चली आ रही है, बड़ी बड़ी शॉर्ट नोट चली आ रही है, बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन चला है, पढ़ा रहे इसको। ये सही से समझने की जरूरत है। हमारा कॉन्सेप्ट, हम आके बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट सब गलत डायरेक्शन पे लेके चले जा रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? देखो वहां पे जो बात कॉज की कर रहा है, यहाँ पे हनीमैन मैनेजमेंट की बात कर रहा है, थेरेपी की बात नहीं कर रहा। जब थेरेपी की बात नहीं कर रहा तो एंटीपैथी होम्योपैथी कहां से आ गया वहां पे? सही। अगर वो एंटीपैथी का यूजफुलनेस है तो फिर एफरिज्म नंबर 7 का फुटनोट भी एंटीपैथी है। एफरिज्म के 7 में जब फुटनोट में हनीमैन कह रहा है कि आंख में तिनका गर गया हटा दो, तो वो भी एंटीपैथी हो गया। जब बात मैनेजमेंट की हो, पैथी नहीं है वहां पे। जब आपको भूख लगी हो और सिंकिंग फीलिंग स्टमक में आ रहा हो तो सल्फर खाने से नहीं जाएगा। हाँ भले 2 किलो ग्लोब्यूल्स खा लो तो अलग बात है, वहां पे रोटी खाना पड़ेगा। और ये पैथी नहीं है। अब रोटी खा ले, भूख लगा हुआ, सिंकिंग फीलिंग है, रोटी से भर गया तो बोलोगे अभी तो एंटीपैथी हो रहा है। फिर पता चला हम लोग तो रोज दिन में 3 बार एंटीपैथी कर रहे हैं। बात जब मटेरियल कॉज की हो तो हनीमैन ने कहा मैनेजमेंट। ये 67 का फुटनोट भी मैनेजमेंट है माय डियर। एक बार फिर से वहां पे उस एफरिज्म को पढ़ो, फुटनोट में देखो, पहला ही सेकेंड सेंटेंस में वह कह रहा है इन द प्रीवियसली हेल्दी कंडीशन। एक एक्सीडेंट हो गया, किसमें? जो अभी तक एक हेल्दी था, सडन एक आ गया, और उस एक्सीडेंट में सारा देखो मेटेरियलिस्टिक कॉज की बात कर रहा है। तो मैनेजमेंट करो ना, पैथी कहां से आ गया? और इसी वजह से हनीमैन ने वहां पे देखना सेकेंड थर्ड उसी के 8-10 सेंटेंस में एक जगह स्टार बना के, जिसके पास किताब है एक बार देख लो, वहां पे हनीमैन स्टार बना के इस बात को फिर क्लियर कर रहा है कि मेरी इस बात को बहुत लोग गलत कोट कर रहे हैं। और वो लोग जो डुअलिस्टिक मतलब एलोपैथी होम्योपैथी दोनों मिला के करते हैं, उस मेंटेलिटी में बैठे हैं, उनको एक रीजन मिल गया है मेरी इस बात को गलत कोट करने का कि जब इमरजेंसी और एक सीवियर एक्यूट कंडीशन हो, डिजीज हो, तो हमको एंटीपैथिकली मैनेज करना चाहिए। जिसको हनीमैन कहता है कि ये वही लोग करते हैं जो पेन ऑफ बीइंग होम्योपैथी, मतलब एफर्ट ऑफ योर एजुकेशन, दैट मीन्स द पेन ऑफ योर स्टडी को अवॉइड करना चाहते हैं। ऐसे करके नहीं रखा है। अंकल के सिफारिश से डिग्री ले लेके अगर पहुंच गए हैं और बैक्टीरिया ऑर्गेन है ही नहीं, तो फिर उनको तो एक बहाना मिल गया ना वहां पे छांटने के लिए। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द लिसनर कि उनके पास भी वो जिस किसी से भी अब उनके पास कोई भी जूनियर भी बैठता है तो इस चीज को वो जरूर समझाए कि यहाँ पे हनीमैन यूजफुलनेस ऑफ एंटीपैथी नहीं कह रहा। और ये एफरिज्म 67 का फुटनोट अगर आप मेरी जस्ट छोटी सी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखो, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द फुटनोट ऑफ एफरिज्म नंबर 7।
ये जो लिख रहे हैं वाई टेलिंग एंटीपैथिक और पैलिएटिव, वहां पे देखो इस सेंटेंस के आगे देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको एक चीज दिखाते हैं। देखो ये जो वाई आप बता रहे हो, आप इस सेंटेंस को पढ़ो। यहाँ पे देखो, ऑल द इवेंट्स एज ए प्रिलिमिनरी मेजर, जस्ट गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिलिमिनरी मेजर। प्रिलिमिनरी मेजर का मतलब ही वहां पे हो जाता है मैनेजमेंट, नॉट पैथी। और जो भी वहां पे अप्लाई किया गया है वो सारा मैनेजमेंट का पार्ट है। सो डियर फ्रेंड, ये थोड़ा सा अगर आप इसको क्लियर होके देखेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। बल्कि आप वो भी देखो जो हमने आपको बताया है कि स्टार में जो लिखा हुआ है, वहां पे आप जाके इसको देखिए। ये आपके, जस्ट ए मिनट गिव मी, हाँ देखो स्टार में कहा का एंड द न्यू सेक्ट दैट मिक्सेस द टू सिस्टम अपील्स। इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि क्यों हनीमैन वहां पे इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा कह रहा है। खैर, हमारा यहाँ पे मकसद कोई भी क्रिटिसिज्म का नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि जब हम कॉज को फिर लेंगे तो वी फर्स्ट डिफरेंशिएट मेटेरियलिस्टिक कॉज, नॉन डायनामिक कॉज एंड डायनामिक कॉज। जहां मेटेरियलिस्टिक कॉज की बात आती है मैनेजमेंट, वहां पे मैनेजमेंट चाहिए। जब डायनामिक कॉज की बात आएगी, अब वहां पे देखो अगर डायनामिक कॉज है, एक बार फिर से आप अच्छे से मेरी बात को सुनना। डियर डॉक्टर बीपीएस, डोंट अंडरस्टैंड मी रॉन्ग, आई एम नॉट एंग्री और आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन। आप सीखना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग भी यहीं पे हैं और आपके क्वेश्चन से हम भी रोज सीखते हैं। So I'm also very thankful that you are asking question. It is never a bad thing to ask question. आपको एक चीज बता दें, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है कि जो कहता है कि ask questions like foolish, then only you will be a philosophic. तो जब तक हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप पता नहीं हमको कितना जानते हो, बट आप जो मेरे साथ बच्चे रहते हैं उनसे पूछो। हम क्लास में किसी को क्वेश्चन पूछने से गुस्सा नहीं होते, बल्कि हम सबसे ज्यादा इनकरेज करते हैं कि क्वेश्चन पूछो। बिकॉज जब तक बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते ना, हमारा गेन नहीं होता। पर्सनली हमने तो पढ़ा रहे हैं आपको, वो तो हम जो पढ़ चुके ऑलरेडी, लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो ऑटोमेटिकली कुछ नया थॉट हमारे दिमाग में आता है और वो हमारा गेन होता है। और आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू दोज हु आस्क क्वेश्चन, बिकॉज पैसिवली यू आर टीचिंग मी, यू आर हेल्पिंग मी टू इंक्रीज माई नॉलेज, माई अंडरस्टैंडिंग। और अगर कहीं पे कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जहां पे हम उस वक्त जवाब नहीं दे पाए, याद नहीं है, पता नहीं है, वट एवर रीजन, कि हम कोई विवेकानंद तो है नहीं कि एवरीथिंग हमको हर चीज दिमाग में याद रखेंगे और याद रहेगा, तो आपके वजह से एक रीजन मिल जाता है हमको कि हम फिर दोबारा जाके फिर से पढ़ते हैं और फिर खोजते हैं और जाके बोलते हैं, और इसमें हमको कोई शर्म फील नहीं होता। आई कैन लर्न फ्रॉम एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो इस चीज को बुरा मत मानो कि हमने कुछ डांटने या गलत वे में कहा है, ठीक है। हो सकता है वर्ड बोलने में जो लगा हो, उसका वजह यह भी है कि इट गिव्स मी वेरी पेन कि जब ऑर्गेनन को कहीं पे मिसकोट करके और एक बड़ा प्रोलॉन्ग एक क्या बोलते हैं सिलसिला चलना शुरू हो जाता है। और बीइंग ऑर्गेनन टीचर और बीइंग ऑर्गेनन स्टूडेंट, हमको वो चीज का बहुत पेन होता है। और तभी हम चाहते हैं कि जहां भी मौका मिले इस चीज को क्लियर करें। और आपसे भी रिक्वेस्ट करें कि आपको भी जो स्टूडेंट आपके सामने मिलते हैं, जूनियर है, उसको आप बताइए, ताकि कम से कम ये एक जो धूल है, एक जो गर्दा, जो गंदगी उसके ऊपर छा रही है, उस किताब को डस्टिंग की जरूरत है। सो जस्ट कम टू द पॉइंट के जब मेटेरियलिज्म की बात करें, मेटेरियलिस्टिक कॉज की बात करें, तो मैनेजमेंट करेंगे।
डायनामिक कॉज की बात करें तो अब फिर हम आते हैं अपने ऑर्गेनल के प्रैक्टिकल पार्ट में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम कहते हैं डायनामिक कॉज, तो डायनामिक का मतलब सबसे पहले देखेंगे कि क्या अगर कोई चीज ट्रूली डायनामिक है तो क्या वो हमारे सेंसेस में कैप्चर्ड किया जा सकता है, क्या हमारे फिजिकल पार्ट से कैप्चर किया जा सकता है, क्या हम उस डायनामिक कॉज को पकड़ सकते हैं? तो पकड़ नहीं सकते तो हटा कैसे सकते हैं? और जब हटा नहीं सकते तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? फिर जो ऑर्गेनल में सारे डिस्क्रिप्शंस बताए गए हैं तरीके, उसके अकॉर्डिंग ही उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और उसको हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे अब जाके वो चीज का एस्टेब्लिशमेंट होता है जो हनीमैन वहां पे कह रहा था, सिसेस इफेक्टस सिसेट कॉजा। कॉज तो डायनामिक था, पकड़ नहीं सकते, हटा नहीं सकते, इफेक्ट तो दिख रहा है ना। इफेक्ट को अगर करेक्ट कर लेंगे, कॉज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, उसकी कोई एंटिटी ही नहीं रहेगी। और इसी चीज में एक छोटा सा एक और अंडरस्टैंडिंग कहेंगे आपको अपनी तरफ से कि कॉज एंड इफेक्ट एक जनरल रूल है कि नथिंग हैपेंस विदाउट ए कॉज। ये एक बहुत परफेक्ट ट्रुथ है, नथिंग हैपेंस विदाउट ए कॉज। बट इसके साथ एक और चीज याद रख लीजिएगा कि एवरी कॉज, व्हेन आई कंसीडर इट ए सब्जेक्ट, देन देयर मस्ट बी ए बैकवर्ड कॉज ऑल्सो। दैट मीन्स अगर ये कॉज है इस चीज के लिए, तो ये किस चीज से हुआ, फिर ये कैसे हुआ? जो कॉज था वो कैसे हुआ? और जब उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं तो फिर उसके पीछे कॉज होना चाहिए, और फिर उसके पीछे कॉज होगा, फिर उस कॉज के पीछे फिर एक कॉज होगा, फिर उसके पीछे होगा। दैट मीन्स कॉज इज नेवर एन एब्सोल्यूट। Cause is never an absolute. It is always a referential. It is always in a reference. और यही वजह था इसी रेफरेंस के कंसिडरेशन का कि हनीमैन ने मल्टीपल टाइम पे जो डिफरेंट नाम यूज किया, एक्साइटिंग कॉज, प्रॉक्सिमेट कॉज, इमीडिएट कॉज, प्राइमा कॉजा मॉर्बाई, ये सारे उस रेफरेंसेस के थ्रू ही हैं। इसको समझने के लिए इस रेफरेंशियल फैक्ट को समझना जरूरी है। तो ये चीज समझ में आ जाएगा कि क्यों हनीमैन एक बार कहता है फंडामेंटल कॉज, उसके बाद क्यों कहता है एक्साइटिंग कॉज, प्राइमा कॉजा मॉर्बाई, प्रॉक्सिमेट कॉज, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब रेफरेंशियल है। अब थोड़ा सा टाइम रह गया है, मेरा भी मुंह सूख रहा है सुबह से बैठे बैठे, तो अब थोड़ा सा और इसको हम शॉर्ट में प्रैक्टिकल वे में लेके आते हैं। व्हेन वी कंसीडर कॉज एंड इफेक्ट, बहुत लंबा चैप्टर है, 1 घंटे में समेटना इसको बहुत मुश्किल है, कोशिश करते हैं अब इसको यहाँ से प्रिसाइज वे में आपको देते हैं। कॉज एंड इफेक्ट को अगर हम यहाँ पे करें, एफरिज्म 5 को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है कॉज एंड इफेक्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए। एफरिज्म 5 का अंडरस्टैंडिंग क्या कह रहा है? With keeping in mind all the things, that is understanding of this accessory circumstances of cause as well as accessory circumstances of individual. एफरिज्म 5 में देखो हनीमैन क्या इंपॉर्टेंस और स्ट्रेस दे रहा है कि एक्यूट के लिए मोस्ट probable, no I'm wrong, particulars of most probable exciting cause, और क्रोनिक के लिए क्या कह रहा है? फंडामेंटल कॉज। कैसे करोगे उसके लिए कह रहा है गो इनटू द हिस्ट्री एंड फाइंड आउट द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट। चलो उसको हम अभी रखते हैं, यहाँ पे आते हैं पार्टिकुलर्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज। क्यों यहाँ पे कह रहा है पार्टिकुलर, क्यों कह रहा है यहाँ पे प्रोबेबल? अब देखोगे कि बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट ये हुआ है, इसके पीछे एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है। ये जो कह रहे हैं कॉज कॉज कॉज, उसके पीछे उसके पीछे, उस सीरीज ऑफ इवेंट में एक ही चीज को फिक्स कर देना ये डिफिकल्ट है, एंड दैट्स व्हाई इट इज प्रोबेबिलिटी। और उस प्रोबेबिलिटी में उसका एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस जानना भी जरूरी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पार्टिकुलर्स, and that's why it is called particulars of most probable exciting cause. 5 मिनट टाइम रह गया, इसको कंसीडर करते हुए आपको हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल दे देते हैं ताकि समझ में आए कुछ और चीज। देखो एकेडमी ऑफ क्वेस्ट में आई एम वेरी थैंकफुल टू अरकम भाई फॉर इनिशिएटिव ऑफ दिस knowledgeable program
उसमें एक देखो, एक बार एक केस हुआ था, एक केस का कोट किया गया था, हम उस टीचर का नाम अभी भूल रहे हैं, उसमें आई थिंक डॉक्टर एसपी दे का शायद केस, एसपी दे सर का केस था, जिसमें एक बार एक केस डिस्क्राइब किया जा रहा था कि एक डायरिया का केस था, मछली खाने से हुआ था, और बहुत कॉमनली लोग जानते हैं कि फिश खाने से डायरिया होता है, और स्टूल हुआ, कार्बोवेज की तरफ चले जाते हैं, कार्बोवेज तो जो ठीक होगा जो भी है, बट उससे नहीं ठीक हुआ। अब ये देखोगे, पार्टिकुलर से प्रोबेबल से पार्टिकुलर तक जाने का रास्ता एक बता रहे हैं उन्होंने जाते, तब उन्होंने पूछा था पेशेंट से कि तुम्हें की मांस खेचिलो, मतलब तुम कौन सा मछली खाए थे, तो उसने बताया इलिश। अब जिसको ये पता है इलिश मछली का क्वालिटी, तो वो समझ जाएगा कि इलिश के अंदर जो एक ऑयल होता है ना, वो बहुत रिच होता है और बहुत मैक्सिमम होता है, बहुत ऑयली होता है, और ये यही उसका ब्यूटी भी है। दैट मीन्स अब यहाँ मछली कॉज नहीं है, बल्कि वो जो ऑयलीनेस है, जो रिचनेस है, जो मछली के अंदर था, दैट इज द कॉज। खाया तो मछली था, रुब्रिक तो अब कार्बोवेज आ रहे थे, लेकिन उन्होंने वहां पे अब कार्बोवेज को बदल के पल्साटिला प्रिस्क्राइब किया, that has a capacity of countering this oily food after effects, और रिजल्ट मिला। कितना अच्छा है कि एग्जाम्पल उन्होंने प्रैक्टिकली दिया। अब आपको एक और एग्जाम्पल इसी के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, जिसके पास रिचर्ड ह्यूज का फार्माकोडायनामिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पढ़ना जरूर, रिचर्ड ह्यूज का फार्माकोडायनामिक्स। आप उस किताब में जाके चैप्टर खोलना एपिस्मेल, जिसके पास बीजन वाला पुराना एडिशन है, तो आई थिंक पेज नंबर 216-217 में आपको मिलेगा। वहां पे देखो, रिचर्ड ह्यूज ने एक केस को काउंटर किया, कि एक केस था जिसमें एक सीवियर अर्टिकेरिया लाइक सिम्टम्स डेवलप हुआ, रेड, हॉट, बर्निंग, स्टिंगिंग, पेन, बिल्कुल पूरे बदन पे वो अर्टिकेरिया जैसा फैल रहा था, with a typical modality of this burning relieved by cold, stinging, burning pain. And he was about to prescribe epismale. वो कहता है कि हमने एपिसमेल 4 लो पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते थे, 4 निकाल भी लिया था, बट बात ही बात में ये पता चला कि ये सारा कुछ जो हुआ है उसको जस्ट अभी सुबह में आफ्टर हैविंग ए बाथ, जब वो अपना कोट, जब वो ड्रेसिंग हो रहा था, तो उसको एक कीड़े ने काट लिया था, और उस कीड़ा के स्टंग के बाद उसको ये सारा सिम्टम डेवलप हो रहा है। He has changed the prescription. He has not prescribed epismale, rather he prescribed लीडम पाल, और शाम तक पेशेंट ठीक हो गया। आपको रेफरेंस बता दिया हमने, रिचर्ड ह्यूज, एपिसमेल, पेज नंबर 216-217। सिलेक्शन हो गया था, दवाई फिक्स हो गई थी, पोटेंसी फिक्स हो गया था, प्रिस्क्राइब करने जा रहा था, द मोमेंट ही नोज द कॉज, ही चेंज द रेमेडी, रिजल्ट के साथ पब्लिश किया गया। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ पार्टिकुलर्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज। जस्ट 2 मिनट बचा है, एक और चीज बता रहे हैं, इसकी में बहुत सारा एग्जांपल है, अगर देने बैठे तो बहुत मटेरिया मेडिका में आपको मजा आएगा, लेकिन एक्सक्यूज अस फॉर आई एम सो टेकिंग योर सो मेनी टाइम इन फिलोसॉफिकल डिस्कशन, बट वो भी जरूरी था, बिकॉज उसके बगैर ये ना वैसा ही हो जाता है जैसे छोटे बच्चे के हाथ में तलवार दे दो, अगर वो बच्चा मैच्योर नहीं है तो तलवार से किसी का सर काट देगा। सो जब हम मेंटल सिम्टम लेते हैं ना, तो वहां भी हमको कॉज का इफेक्ट जरूर देखना चाहिए। इसके लिए इन शॉर्ट आपको एक एफ्रोजम एडवाइस करेंगे, 208 एफ्रोजम नंबर 208 जरूर पढ़ना। बहुत केसेस में हम लोग अभी हम 2 दिन पहले आई थिंक यहाँ पे सुरभि बैठी थी, उसको हमने बताया भी था कि अगर ये बता रहे हैं और भूल जाए तो हमको याद दिलाना, इस केस का एग्जांपल देंगे। बहुत सारे टाइम पे अक्सर आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम मिला। अभी उस दिन सुरभि ये केस ले रही थी, जब हम यहाँ पे दूसरा केस देख रहे थे, फिर उसने जब केस को प्रेजेंट किया तो बच्चे में सारा सिम्टम फेस्टिडियसनेस का दिखा रहा था, और हमने उसको प्रिस्क्राइब किया सल्फर। फिर उसको सुरभि के सामने हमने उसको दिखाया कि ये जो सारा सिम्टम फेस्टिडियस का है ना, ये इस बच्चे के अंदर आया कहां से है। बच्चा
वाइफ हस्बैंड को हर बार इस बात की, बिकॉज वाइफ थोड़ी फैस्टिडियस है, वो हस्बैंड को हर बार इस बात के लिए पोक करती रहती है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। वो डांट रही होती है हस्बैंड को और सीख रहा होता है बच्चा, और उसकी वजह से बच्चे के अंदर ये प्रैक्टिस या हैबिट डेवलप हुआ। सामने में बात करके दिखाया था आपने, और तभी हमने कहा कि अब ये जो दिखा रहे हो ना फैस्टिडियस इस बच्चे के अंदर, ये कोई काम का नहीं है, हाँ क्योंकि ये इसका सिम्टम नहीं है, ये जी माँ ने बाप को पढ़ाया और बच्चे ने सीखा। और फिर जब बच्चे को हमने इंक्वायरी किया तो बाप ने फिर खुद ब खुद पेरेंट्स ने बताया कि ये कितना लेजी, ये कितना बिखरा हुआ, कितना हैफाजत रह रहा है। वाह वाह प्रिस्क्राइबिंग सप्रेशन ऑफ स्किन मिला था, सुरभि केस ले रही थी, वो देख रहे थे। सो ये जस्टिफिकेशन है एफोरिज्म नंबर 208 का। वहां पे 208 का टाइम नहीं है अभी, फिर कभी पढ़ोगे तो आप देख लेना, कभी बाद में भी पूछ सकते हैं कि वहां पे हनीमैन क्यों कह रहा है मेंटल सिम्टम्स ऑफ माइंड एंड डिस्पोजिशन के लिए कह रहा है कि इट इज टू बी मैनेज्ड और इनकरेज्ड। डिस्क्राइब करने के लिए नहीं कह रहा है, मैनेज्ड। दैट मीन्स व्हाट? सिम्टम के पीछे का कॉज, अगेन आई एम सेइंग कॉज, जब तक ये क्लियर नहीं हो फिर सिम्टम का वैल्यू पूरा नहीं होगा। फिर हम एक गलत सिम्टम को तलवार लेके आगे बढ़े जा रहे हैं, पता चला कि बारिश हुई और मोम का तलवार निकला और पिघल जाएगा। तो एक बार परख लेना जरूरी है आग में हिला के कि तलवार लोहे का ही है या मोम का है। पता चला मोम के तलवार को लोहा समझ के निकले और पहले ही चले गए बाहर। सो कॉज इसलिए बता रहे हैं कि कॉज के लिए भी जरूरी है, बहुत सारे सिम्टम्स के वेरिफिकेशन के लिए भी जरूरी है, तभी हम उस सिम्टम को एनालाइज कर पाएंगे कि अब इस सिम्टम को टोटलिटी में रखने के लिए जरूरत है या इस सिम्टम को साइड करने की जरूरत है या इस सिम्टम को मैनेज करने की जरूरत है। जब एफोरिज्म नंबर 17 के फुटनोट में हनीमैन मोरल रेमेडी की बात कर रहा है तो हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ बात सिर्फ समझाने की है या इस सिम्टम के ऊपर दवाई निकालने की है। रीजन कहाँ है? कॉज। और वही डिफाइन करेगा कि देयर इज अ प्लेस फॉर मोरल रेमेडी और देयर इज अ प्लेस फॉर कंसिडरिंग इट इनटू द सिम्टम। टाइम शायद हो गया, अब खत्म होने का होगा। 1 मिनट बाद प्रोबेबल कॉज के ऊपर बहुत सारा और था एग्जाम्पल, तो आप लोग ऐसे भी सर्च करके देख सकते हो। फिर कभी मौका मिला तो आपको कुछ अपने सर का केस हम आपको बताएंगे या और भी बाहर का केसेस बताएंगे। फिर कभी हमने अभी 2 केस बताया था आपको, एक आप एकेडमी ऑफ क्वेस्ट के आई थिंक जहाँ उनका यूट्यूब डलता है, अरकम डालता है, उस पर देखोगे वो मिलेगा, जो हमको पल्साटीला बताया था, और ये इसका हमने आपको रिचर्ड ह्यूज का रेफरेंस बता ही दिया। और ये दोनों ही वो केस है जहां सिर्फ प्रोबेबल नहीं, पार्टिकुलर्स ऑफ प्रोबेबल का इंपॉर्टेंस है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू राशिद भाई, बहुत ही अच्छा, बहुत इजी हुआ समझने के लिए। और ये है कि आप यहाँ भी जो लोग हैं ये नहीं सोचे कि आज हो गया कॉज एंड इफेक्ट समझ लिए, नहीं, अब जो बताए वहां पे जाके पढ़ के ये करे आदमी। एक्चुअली तो अभी ऑर्गेनन से तो हमने अभी कुछ बताया ही नहीं, वही तो सही बात है। हमने 5 मिनट में ऑर्गेनन में उसको फिक्स किया है, इसलिए ऑर्गेनन का पार्ट तो अभी बहुत है, नहीं आप जितना पढ़ोगे उतना मिलेगा। वही बात है कि लोग ऑर्गेनन में भी ये समझ लेते हैं कि एक्साइटिंग कॉज फंडामेंटल कॉज ये हो गया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल ये जाके देखे, ये चीज भी समझे। और केस का सक्सेस, स्पेशली एक्यूट केस का सक्सेस वही मिलेगा, वही मिलेगा। हमने वो जो बताया ना, जब तक हम दोनों सिरा को फिक्स नहीं करेंगे, तो कल जैसे माविया भाई पूछ रहे थे, वो फिक्स इट ऑन द रेमेडी नहीं होगा। एक पैर अगर ढीला है तो हम लड़खड़ाते ही रहेंगे, कभी इधर शिफ्ट होंगे कभी उधर शिफ्ट होंगे। उसको फिक्स करने के लिए कॉज एंड इफेक्ट का जितना फिक्सिटी पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है वो होना जरूरी है। और तभी हम भरोसे के साथ बैठ जाते हैं कि नहीं काम तो होगा ही होगा, होगा तो इसी से होगा। जी जी बिल्कुल ठीक है राशिद भाई, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत थैंक यू। बात यही कंप्लीट करते, फिर इसका पार्ट 2 फिर हम लोग ये करेंगे। अब नेक्स्ट आपको जब टाइम रहेगा उस हिसाब से। हाँ सिर्फ ऑर्गेनन का पार्ट, इसके बाद फिर बता देंगे जो शॉर्ट में किया, इसको थोड़ा और डिटेल कर देंगे, सिर्फ ऑर्गेनन। ओके जी जी ओके ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।